सो यूनिट 1 आपके सेमेस्टर सेकेंड का डिफरेंशियल इक्वेशंस। बुक हम फॉलो करेंगे एडवर्ड एंड पेनी की। फर्स्ट चैप्टर से शुरू कर रहे हैं, चैप्टर 1। डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड मैथमेटिकल मॉडल्स। So section 1.1, सबसे पहले मैं डेफिनेशन देखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन की। सो डिफरेंशियल इक्वेशन में हमारे पास क्या होगा, एक इक्वेशन होगी जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा क्या होता है, y। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है हमारा, x। और डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे लिखी जाती है, dy/dx इस फॉर्म में। सो डेफिनेशन इज एन इक्वेशन दैट इन्वॉल्व्स dependent variable and its derivative with respect to one independent variable। डिपेंडेंट वेरिएबल जो है हमारा और इंडिपेंडेंट वेरिएबल, पहली बात तो उसमें डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और डेरिवेटिव किसका लिया जाएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का। ठीक है, तो dy/dx इस फॉर्म में, इसमें हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल आ गया और डेरिवेटिव आएगा हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल का। डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में लिखी जाती है। अब हम डिस्कस करते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। ऑर्डर एंड डिग्री क्या होता है, ये क्लियर है आपको, बताओ। yes, बताओ। जैसे मैं एग्जांपल से dy/dx इज इक्वल्स टू x प्लस साइन x। यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या है, 1, और डिग्री भी क्या है, 1। सेकेंड एग्जाम्पल, dy/dx का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू साइन x। यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या है, 1, और डिग्री क्या है, 2। अब टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, ये सारी हमें पढ़नी है। टोटल हमारे पास 8 टाइप्स होती हैं। फर्स्ट है सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकेंड इज reducible to separable, third is homogeneous differential equation, fourth is reducible to homogeneous,
Fifth is linear differential equation. Sixth is reducible to linear. Seventh हमारा है exact differential equation. And eighth is reducible to exact. अब एक हमारा है इसमें reducible to linear, इसको बर्नौली भी कहते हैं, ये आपके सिलेबस में मेंशन है यूनिट 1 में। एक एक करके डिस्कस करते हैं इनको। सो फर्स्ट इज सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशंस। नाम से ही समझ आ रहा है कि सेपरेट कर पाएंगे, ऐसा कुछ होगा इसमें। सो अगर हमारे पास dy अपॉन dx इक्वल टू एफ एक्स इंटू जी वाई, इस तरीके का हमारे पास ये डिफाइंड है, तो यहाँ से आप सेपरेट करो, y वेरिएबल वाले को एक साइड ले लो और x वेरिएबल वाले को एक साइड ले लो, तो आपका क्या बन जाएगा, dy अपॉन जी वाई इज इक्वल्स टू एफ एक्स डी एक्स। नाउ इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ द साइड्स, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, dy अपॉन जी वाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स। सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन क्लियर हुआ कि कैसे है, सेपरेट किया जा रहा है। Let us discuss example 1. Separable differential equation is your section 1.4. Solve the initial value problem dy upon dx is equals to minus 6xy, y0 equal to 7. तो हमारे पास गिवन है dy upon dx is equals to minus 6xy, ठीक है। तो सेपरेटिंग द वेरिएबल्स, वेरिएबल सेपरेट करने पर आपके पास क्या आ जाएगा, dy अपॉन y is equals to minus 6x dx. Now integrating on both the sides, हमारे पास क्या आ जाएगा, dy अपॉन y is equals to इंटीग्रेशन minus 6x dx प्लस एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आ जाएगा। इंटीग्रेट करके हमारे पास क्या बनेगा, log y इज इक्वल्स टू माइनस 6x स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, कैंसिल आउट करा तो ये आया माइनस 3x स्क्वायर प्लस सी, ठीक है। अब हमारे पास कंडीशन गिवन है, जो कंडीशन गिवन होती है ना, इसको कहा जाता है इनिशियल कंडीशन, ठीक है। ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है, एक आपके पास फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और साथ में उसके कंडीशन गिवन है, इस कंडीशन को इनिशियल कंडीशन कहते हैं। और डिफरेंशियल इक्वेशन प्लस इनिशियल कंडीशन इज नोन एज इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। अब मेरे पास गिवन है y0 इक्वल टू 7, y0 इक्वल टू 7 गिवन है, मतलब x को पुट करना होगा 0 और y को पुट करना है 7, तो आपके पास ये क्या बनेगा, log 7 इज इक्वल्स टू c। c की वैल्यू आपके पास आ चुकी है log 7, ठीक है। देयरफॉर log y इज इक्वल्स टू c की वैल्यू इस इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करो,
-3x² प्लस log 7। ठीक है, अब दोनों साइड एक्सपोनेंशियल ले सकती हूँ, तो क्या बन जाएगा y इज इक्वल्स टू e⁻³ -3x² प्लस log 7। ठीक है, तो e⁻³ -3x² इंटू e⁻log 7। अब e⁻log 7 आपका क्या बनेगा 7, तो 7 e⁻³ -3x²। ये आपका सोल्यूशन आ रहा है गिवन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का, इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। क्लियर हुआ कि कैसे सॉल्व करना है? यस मैम। ठीक है, एग्जाम्पल 2, solve the differential equation dy upon dx is equals to 4 minus 2x upon 3y² minus 5। इसको भी वेरिएबल सेपरेट करने हैं, सेपरेटिंग द वेरिएबल्स। तो आपके पास क्या आएगा 3y² minus 5 dy is equals to 4 minus 2x dx। ठीक है, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ द साइड्स, तो इंटीग्रेट करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा 3y² minus 5 dy is equals to integration 4 minus 2x dx plus arbitrary constant c। This implies 3y³ upon 3 minus 5y is equals to 4x minus 2x² by 2 plus c। So this is y³ minus 5y is equals to 4x minus x² plus c. This is the required solution. अब एग्जाम्पल 3 में क्या गिवन है, सेम क्वेश्चन गिवन है एग्जाम्पल 2 वाला, पर इसके साथ अब हमें ना इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम बना दी है, यानी कि इनिशियल कंडीशन हमें दे दिया एक और। dy upon dx is equals to 4 minus 2x upon 3y² minus 5। ठीक है, इनिशियल कंडीशन क्या गिवन है y1 is equals to 3। सोल्यूशन यही वाला निकल के आया था, सेम डिफरेंशियल इक्वेशन डिफाइन करके दी गई है ये वाली। सो सोल्यूशन हमारा आया था y³ minus 5y is equals to 4x minus x² plus c। ठीक है, तो अब कंडीशन ये है, यहाँ पे क्या करोगे पुट x is equals to 1 and y is equals to 3। अब पुट करो 3³ minus 5 into 3 is equals to 4 into 1 minus 1 का square plus c। This will be 27 minus 15, लेफ्ट साइड ले जाओ -4, इसको भी ले जाओ +1 equal to c। सो आर्बिट्ररी कांस्टेंट c की आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ, 27 minus 19 और ये +1, 27 minus 18, 9 आ गई वैल्यू। देयरफॉर रिक्वायर्ड सोल्यूशन इज, ये जो सोल्यूशन फाइंड किया था पिछले एग्जाम्पल में, इसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट c की हमने वैल्यू निकाल ली है, क्योंकि हमें इनिशियल कंडीशन गिवन थी। y³ minus 5y is equals to 4x minus x² plus 9। ठीक है,
अब ये तो था हमारा सेपरेबल वाला टॉपिक, ठीक है। इसके बाद हमने करना है रिड्यूसिबल टू सेपरेबल। मैम इस पर इम्प्लिसिट सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन, सिंगुलर सॉल्यूशन, इसको कैसे पता करते हैं? इम्प्लिसिट सॉल्यूशन एंड जनरल सॉल्यूशन, और एक सिंगुलर सॉल्यूशन भी है। देखो, जो आपका जनरल सॉल्यूशन जिसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट हो, जैसे ये वाला, जिस भी सॉल्यूशन में आर्बिट्ररी कांस्टेंट है उसको कहा जाता है जनरल सॉल्यूशन। ये भी जनरल सॉल्यूशन, जब तक उसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। इक्वेशन 1 इज आल्सो जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, सो जनरल सॉल्यूशन एक ऐसा आपका हो गया सॉल्यूशन जिसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट सी हो। ठीक है, अब इम्प्लिसिट सॉल्यूशन कैसा होगा? अगर आपके पास के एक्स वाई इक्वल टू 0, इस फॉर्म में आपका कोई सॉल्यूशन आ जाए, उसको कहा जाता है इम्प्लिसिट सॉल्यूशन। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं इसका। अगर हमारे पास एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू 4 है, ठीक है, तो इसको एक बार डिफ्रेंशिएट करो। 2x प्लस 2y dy अपॉन dx इक्वल टू 0। दिस इज x प्लस वाई dy अपॉन dx इक्वल टू 0। सो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू 4, दिस इज एन implicit solution of the differential equation x plus y into y dash equal to 0। ये जो सोल्यूशन है इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 4 इक्वल टू 0। अभी मैंने बताया कि के एक्स वाई इक्वल टू 0 इस फॉर्म में आपका इम्प्लिसिट सोल्यूशन होता है, यानी कि एक्स और वाई की टर्म्स में, ये एक्स और वाई की टर्म्स में ही है। सो दिस इज एन इम्प्लिसिट सोल्यूशन। और अगर हाँ, राइट साइड में 0 होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है, अगर मुझे इसका एक्सप्लिसिट सोल्यूशन देखना, ये तो आपका था इम्प्लिसिट सोल्यूशन। अब एक्सप्लिसिट सोल्यूशन कैसे लिखा जाएगा? एक्सप्लिसिट सोल्यूशन ऐसे बनेगा, वाई स्क्वेयर इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वेयर, वाई इज इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वेयर। सो देर आर टू एक्सप्लिसिट सोल्यूशंस। एक्सप्लिसिट सोल्यूशंस हमारे कौन कौन से? y इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वेयर अंडर रूट एंड y इक्वल टू माइनस अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वेयर। ठीक है, और ये जो है आपकी इनिशियल कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। y 0 इक्वल टू 2 पुट करके देखो, x को 0 पुट करो तो ये सेटिस्फाई कर रहे हैं। yes. जैसे अगर मैं प्लॉट करके देखूं, ये है क्या, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू 4, सेंटर 0 0 और रेडियस 2 का सर्कल है।
इस तरीके से हमारा सर्कल बन रहा है, सेंटर 0,0 और रेडियस 2। तो ये जो हमारे एक्सप्लिसिट सोल्यूशन निकले ना, y इक्वल टू √4 - x², ये आपका ऑब्वियसली इस साइड ही होगा, y इक्वल टू √4 - x², और नेगेटिव वाला इस साइड होगा, y इक्वल टू -√4 - x²। सो एक्सप्लिसिट सोल्यूशन हो गया, इम्प्लिसिट सोल्यूशन भी हो गया और जनरल सोल्यूशन भी हो गया। अब नेक्स्ट हमें देखना है कि सिंगुलर सोल्यूशन कैसे निकाला जाता है। पर्टिकुलर सोल्यूशन पता है क्या होता है? पर्टिकुलर सोल्यूशन, जैसे ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में मैं कोई ना कोई वैल्यू देके, इनिशियल कंडीशन देके सोल्यूशन निकालती हूँ। जैसे अगर कोई मेरा सोल्यूशन लिखा हो मैंने, यही वाला ले लेते हैं जो ऊपर लिखा था, y³ - 5y इक्वल टू 4x - x² + c। अभी तक तो ये जनरल सोल्यूशन है, ठीक है। ये किसका था? दिस इज जनरल सोल्यूशन ऑफ dy/dx इज इक्वल्स टू 4 - 2x अपॉन 3y² - 5, ठीक है। अब अगर इसमें मैं इनिशियल कंडीशन दे देती y1 इक्वल टू 3, जैसा अभी ऊपर डिस्कस भी करा था, तो अब जो सोल्यूशन आ रहा है ना, y³ - 5 इक्वल टू 4x - x² + 9, अब ये हमारा बन चुका है पर्टिकुलर सोल्यूशन, क्योंकि किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे निकाला गया ना। ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की हमने कोई वैल्यू निकाली है इस कंडीशन के लिए, ठीक है। ये आपका पर्टिकुलर सोल्यूशन हो गया। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, वो क्लियर है? यस मैम। बताओ क्या होती है? जिसमें हाईएस्ट डिग्री 1 होती है। हाँ, डिग्री 1 होगी और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है और जो उसका डेरिवेटिव है उसका प्रोडक्ट हम नहीं कर सकते, नॉट अलाउड। तो ये आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। अब जो आपका सिंगुलर सोल्यूशन होता है वो निकाला जाता है नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर, ठीक है। अब जो आपका ये सिंगुलर सोल्यूशन है ना, ये ना तो आपका जनरल सोल्यूशन जैसा दिखने वाला है, ना ही आपका पर्टिकुलर सोल्यूशन जैसा दिखने वाला है। सो सिंगुलर सोल्यूशन की डेफिनेशन ये होती है, अ सोल्यूशन which cannot be obtained from general solution and particular solution is called a singular solution. अब जैसे एक एग्जांपल लें, y' इज इक्वल टू 4y। ये आपकी इक्वेशन कैसी है? इसको ऐसे लिख सकते हो आप, y' इक्वल टू 2√y। Now separating the variables, then you will get
dy अपॉन रूट y equal to 2 dx. Integrating on both the sides. Y to the power minus 1 by 2 dy is equals to 2 integration dx plus c. This is y to the power 1 by 2 equal to 2x plus c. ये आपका क्या बन जाएगा, y to the power 1 by 2 से डिवाइड कर दो, x plus c, क्योंकि c तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है. अगर ये c by 2 बनता है, इसको मैं एक नया c डैश ले लेती हूँ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट. Now squaring on both the sides, so y is equals to x plus c का स्क्वायर. ठीक है. अब ये आपको ये दिख रहा है कि ये फैमिली ऑफ पैराबोलास है. अभी तक सिंपल पढ़ते थे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक पैराबोला है, पर यहाँ पे मैंने आर्बिट्री कांस्टेंट c ऐड कर रखा है. तो यानी कि ये आपका शिफ्ट होता जाएगा. जैसे जैसे मैं c को लेती जाऊंगी, 1 लिया तो उसके अकॉर्डिंगली बनता चला जाएगा. तो ये फैमिली ऑफ पैराबोला बन रहा है. ठीक है. अब एक इसका सिंगुलर सोल्यूशन होता है ये, दिस इज सिंगुलर सोल्यूशन. नाउ ये जो सोल्यूशन है, ये आपका जनरल सोल्यूशन से ऑब्टेन नहीं हो सकता. ये जनरल सोल्यूशन है जिसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है. y इक्वल टू 0 कभी नहीं ला पाओगे ना. So this is singular solution which cannot be. आपकी साइड से ना लगता है कुछ नेटवर्क इशू है. जब भी आप अनम्यूट करते हो तो मेरी वॉइस मुझे बार बार सुनाई देती है, रिपीट आती है. which cannot be obtained from the general solution. जनरल सोल्यूशन से नहीं निकाल सकते. चाहे c आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को कोई भी वैल्यू ले लो, कभी नहीं निकाल पाओगे. बाय एनी चॉइस ऑफ द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c. क्लियर हो गया अब सिंगुलर सोल्यूशन क्या होता है. मैम ये y x इक्वल टू 0 कैसे आ गया? yx equal to 0. ये तो आपको सिंगुलर सोल्यूशन इन डेप्थ बहुत सारा पढ़ाना पड़ जाएगा, और वो सिलेबस में है नहीं उतना डिटेल में. मतलब बस छोटा सा ही टॉपिक था यहाँ पे, सिंगुलर सोल्यूशन की डेफिनेशन ही थी बस. क्योंकि वो तो 2-3 लेक्चर का काम है कि भाई सिंगुलर सोल्यूशन निकाला कैसे जाता है. वो हायर लेवल हो गया, आप लोगों को अभी नहीं पढ़ाया जाता है. अभी तो बेसिक पढ़ाया जाता है. हाँ, इसमें बस डेफिनेशन समझ लो. सिंगुलर सोल्यूशन बस छोटी सी डेफिनेशन है कि जो ना तो जनरल सोल्यूशन से कभी निकाल पाओगे, ना ही कभी पर्टिकुलर सोल्यूशन से निकाल पाओगे, तो उस सोल्यूशन को सिंगुलर सोल्यूशन कहते हैं. और सिंगुलर सोल्यूशन नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का निकाला जा सकता है. ठीक है. जैसे यहाँ पे देख लो, ये डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव की डिग्री 2 है ना, तो ये नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ना आपकी. yes. और इधर देखो, अगर इससे इस वाले सिंप्लीफाइड फॉर्म से देखनी है तो यहाँ पे इस y की डिग्री, डिपेंडेंट वेरिएबल की जो डिग्री है वो 1/2 है, जबकि वो 1 होनी चाहिए, तभी वो लीनियर होता है. तो ये नॉन लीनियर है, तभी यहाँ पे हम सिंगुलर सोल्यूशन की बात कर पाए. ठीक है. अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, जो इन बिटवीन ये नेचुरल ग्रोथ एंड डिके है ना, ये सब मैंने बोला ना, जब मॉडलिंग पढ़ाऊंगी ना तब ये मैं जो बीच बीच में ये रह रहा है, ये पूरा मॉडलिंग जब शुरुआत करेंगे उसमें पूरी डिस्कस करेंगे. ऐसा मत सोचना कि कोई एग्जाम्पल मैम ने छोड़ दिया है, क्योंकि मैंने कहा ना दो पार्ट में डिवाइडेड है.
एक सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन जो ये फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री के मैंने 8 मेथड्स लिखे हैं वो सब है, और एक ये जो लास्ट वाला है जनरल सोल्यूशन ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर, वो वाला पोर्शन। जो बीच बीच में पोर्शन आ रहे हैं ना, जैसे ग्रोथ एंड डिके मॉडल, ये सब ये मॉडलिंग वाला पार्ट है। तो मॉडलिंग वाला पार्ट हम बाद में करेंगे, पहले ये सारा का सारा जो सॉल्विंग वाला पार्ट है ना वो कर लेते हैं, फिर मॉडलिंग अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। यस मैम। फिर इसके बाद अब नेक्स्ट मेथड हमें स्टडी करना है, और जो ये सेपरेबल वाला मैंने आपको करवा दिया ना, इसकी आप एक्सरसाइज 1.4 आपका 5th एडिशन है ना, बुक का एडिशन 5th है। यस मैम। इसी में से बताती हूँ कि कौन से वाला आपको करनी है। एक्सरसाइज हाँ 1.4 पेज नंबर है 40, ठीक है। इसके क्वेश्चंस करना आप क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है। मैंने पूरी की पूरी एक्सरसाइज सॉल्व कर रखी है, पर पहले मैं चाहती हूँ आप 1 दिन लगा के या 2 दिन लगा के इसको ट्राई करो, फिर मैं वीडियो बना के भेज दूंगी सारे सोल्यूशंस की, ताकि आप क्रॉस चेक कर सको, ठीक है। क्योंकि अब क्लास में तो ये 28 क्वेश्चंस डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है, जहाँ जहाँ डाउट होंगे वो ज़रूर डिस्कस कर लूँगी अगली क्लास में जब बोलोगे, ठीक है। पर पहले खुद से ट्राई करो। अब नेक्स्ट है रिड्यूसिबल टू सेपरेबल। अभी तक जो पढ़ाया है क्लियर हो गया सारा? बताओ कोई डाउट तो नहीं है अभी तक जितना मैंने डिस्कस करा है? बताओ कहीं पे डाउट है तो वापस पूछ सकते हो। कहीं पे डाउट है तो वापस पूछ सकते हैं। हाँ क्लियर मैम, समझ में। ठीक है। अब रिड्यूसिबल टू सेपरेबल में क्या मेथड होगा? इफ dy अपॉन dx इज इक्वल टू एफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, इनकी फंक्शन गिवन होगा, लीनियर फंक्शन गिवन होगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, इस टाइप का, जैसे 2x प्लस 3y प्लस 4, लीनियर एक गिवन है। एक ये फॉर्म हो सकती है, या फिर dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन a2x प्लस b2y प्लस c2, इस फॉर्म में, जहाँ पे आपका a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, ये होगा। ये जो रेशियो है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पुट करेंगे ax प्लस बी वाई प्लस सी, इसको z के इक्वल में पुट करूँगी, एंड डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ द साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। अब जब मैंने ये कर दिया तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू डी जेड अपॉन डी एक्स। अब यहाँ से क्या करो, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालो, ठीक है। तो वो क्या आ जाएगी, डी जेड अपॉन डी एक्स माइनस ए अपॉन बी। अब यहाँ से क्या कर सकते हो, ये आप पुट कर सकते हो इक्वेशन 1 में, इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, डी जेड अपॉन डी एक्स माइनस ए अपॉन बी इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ जेड। सो डी जेड अपॉन डी एक्स क्या बन जाएगा, बी इंटू एफ जेड प्लस ए, या फिर इसको ऐसे लिख लो a प्लस बी एफ जेड। अब यहाँ से सेपरेटिंग द वेरिएबल्स करके क्या आएगा बताओ,
वेरिएबल्स हमारे पास यहाँ पे x और z है, बताओ सेपरेट करके क्या होगा एक बार। वन बाई एफ जेड डी जेड इक्वल टू ये है एक सेकेंड, डी एक्स। अब बताओ डायरेक्ट हो जाएगा ना, डी जेड अपॉन ए प्लस बी एफ जेड इक्वल टू डी एक्स, इस तरीके से होगा। फिर इंटीग्रेट कर देंगे बोथ साइड, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी जेड अपॉन ए प्लस बी एफ जेड इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एक्स प्लस एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट। एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू 4x प्लस 6y प्लस 3 अपॉन 2x प्लस 3y माइनस 5। पहले ये देखो, ये इसी फॉर्म में ना फंक्शन ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ठीक है। और यहाँ पे क्या था हमारा, मैं लिखती हूँ फॉर्म क्या थी, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन अपॉन ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू, ठीक है। यहाँ पे क्या था हमारे पास, ए वन अपॉन ए टू और बी वन अपॉन बी टू आपका इक्वल होना चाहिए। हेयर ए वन इज 4, बी वन इज 6, सी वन इज 3, ए टू इज 2, बी टू इज 3 एंड सी टू इज माइनस 5। तो ए वन अपॉन ए टू आपका क्या आ रहा है, 4 अपॉन 2, बी वन अपॉन बी टू क्या आ रहा है, 6 अपॉन 3, 2। सो ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल्स टू बी वन अपॉन बी टू। तो यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं ये वाला मेथड। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू, अब मैं क्या चाहती थी कि मैं ये जो फंक्शन ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ये मैंने लिखा था, ये इक्वेशन थी शुरुआत में। तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी को मैंने जेड पुट करा था ना। अब मैं क्या चाहती हूँ कि अब मुझे जेड पुट करना है, तो उसके लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में पुट करना पड़ेगा। तो उसके लिए कुछ सेम सी टर्म भी तो बननी चाहिए। अब उसके लिए मैनिपुलेशन कर सकते हैं, यहाँ इसको ध्यान से देखो, 4x प्लस 6y, अगर 2 कॉमन ले लूँ तो ये क्या बन जाएगा, अब बताओ z को क्या पुट करूंगी, किसको z के इक्वल पुट करूंगी ये बताओ। प्लस 3y, यस 2x plus 3y is equals to z. Differentiating with respect to x plus 3 dy upon dx is equals to dz upon dx। और मुझे dy upon dx जो लेफ्ट साइड होती है उसकी वैल्यू निकाल के यहाँ पुट करनी है। dz upon dx माइनस x 1/3। तो पुट करो, पुट इन 1/3 dz upon dx माइनस x इज इक्वल्स टू 2z प्लस 3 डिवाइडेड बाय z माइनस 5। 2x प्लस 3y की जगह z पुट कर दिया। अब यहाँ से क्या करोगे, इस 3 को यहाँ मल्टीप्लाई करो, 6z प्लस 9 अपॉन z माइनस 5। यहाँ पे 2 था ना, जब डिफ्रेंशिएट करा 2x को डिफ्रेंशिएट करा तो 2 आएगा ना, गलती से x लिख दिया।
ये 3 और वो आया 2, तो ये आपका 2 आया। अब इस 2 को राइट साइड ले जाओ, 6z प्लस 9 अपॉन z माइनस 5 प्लस 2। सिंप्लीफाई करो, एलसीएम ले लिया z माइनस 5, 6z प्लस 9 प्लस 2z माइनस 10, तो ये आपका क्या बना 8z माइनस 1 अपॉन z माइनस 5। अब यहाँ पे सेपरेटिंग द वेरिएबल्स करके बताओ मुझे क्या आएगा। z minus 5 upon 8z minus 1 dz is equal to dx. Integrating on both sides. Z minus 5 upon 8z minus 1 dz equal to integration dx plus c. अब यहाँ से मैं क्या करती हूँ, डिनोमिनेटर से ना 8 कॉमन लेती हूँ, तो 1/8 z माइनस 5 अपॉन z माइनस 1/8। या फिर एक और सिंपल काम कर सकती थी इंटीग्रेशन करने के लिए, एट से अगर मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं, राइट साइड तो आपकी एक्स प्लस सी आई गई है, 1/8। अब डिनोमिनेटर में 8z माइनस 1 है, तो न्यूमरेटर में मैं क्या लिख सकती हूँ, 8z माइनस 1 माइनस 39 लिख सकते हैं ना, मैनिपुलेशन है तो। Yes, ma'am. 1/8 ये बनेगा 8z माइनस 1 अपॉन 8z माइनस 1, 1 इंटू डी जेड माइनस 39/8 इंटीग्रेशन डी जेड अपॉन 8z माइनस 1 इक्वल टू एक्स प्लस सी। So integration of 1 is z by 8 minus 39/8 into 1/8 ln mod 8z minus 1 equal to x plus c। अब यहाँ से मैं क्या करती हूँ, लेफ्ट साइड में 1/8 कॉमन ले लूँ, ठीक है। अब इस 8 को राइट साइड मल्टीप्लाई करो, अब z हमने क्या लिया था 2x प्लस 3y, फाइनल आंसर तो x और y की टर्म्स में आएगा ना, सो पुट z एज 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y माइनस 39/8 ln mod 8 2x प्लस 3y माइनस 1 इक्वल टू 8x प्लस c। अब देखो यहाँ से सिंप्लीफाई करो इसको, सबसे पहले तो क्या करो, 2x को राइट साइड ले जाओ, तो 8x माइनस 2x 6x बन जाएगा, और इधर ही मल्टीप्लाई कर दो, ये बनेगा 16x प्लस 24y माइनस 1 इक्वल टू 8x माइनस 2x 6x प्लस c। अब इस 8 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, 24y माइनस 39 ln mod 16x प्लस 24y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 48x प्लस c। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर हुआ रिड्यूसिबल टू सेपरेबल कैसे करना है? Yes, ma'am. दोबारा रिवाइज करवा लेती हूँ, कुछ नहीं करना, बस यहाँ से ax प्लस by प्लस c को z पुट करना है, डिफ्रेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ से dy अपॉन dx की वैल्यू निकालो, ओरिजिनल डिफरेंशियल इक्वेशन 1 में पुट कर दो, और फिर सेपरेटिंग द वेरिएबल्स करके इंटीग्रेट कर देना, और फिर आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है।
कुछ क्वेश्चंस मैं करने के लिए दे रही हूँ, इसको करना प्रैक्टिस। dy/dx इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस वाई प्लस 1, ये रिड्यूसिबल टू सेपरेबल के ही हैं। dy/dx इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई प्लस कॉस एक्स प्लस वाई। साथ साथ नोट तो नहीं कर रहे ना, मैं पीडीएफ नोट्स दूंगी। एक्स प्लस 2y माइनस 1 dx जो एक क्लास में करवा रही हूँ, सारे नोट्स दूंगी। इक्वल टू एक्स प्लस 2y प्लस 1 dy। ठीक है, ये वाले करना। और फिर और जो एक्सरसाइज दी है ना मैंने 1.4 में, वो 28 क्वेश्चंस, वो भी करना। इसके बाद जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो फिर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है। Yes, ma'am.